मेरा बचपन इस तरह बड़ों की छत्रछाया में बीता और उसमें कोई महत्व की घटना नहीं हुई। मैं अपने चचेरे भाइयों की बातें सुनता, मगर हमेशा सबकी बात मेरी समझ में आ जाती हो सो बात नहीं। अक्सर ये बातें अंग्रेज और यूरोपियन लोगों के ऐंठू स्वभाव और हिंदुस्तानियों के साथ अपमानजनक व्यवहारों के बारे में हुआ करती थीं, और इस बात पर भी चर्चा हुआ करती थी कि प्रत्येक हिंदुस्तानी का फर्ज होना चाहिए कि वह इस हालत का मुकाबला करे और इसे हरगिज बर्दाश्त न करे। हाकिमों और लोगों में टक्करें होती रहती थीं और उनके समाचार आए दिन सुनाई पड़ते थे। उस पर भी खूब चर्चा होती थी। यह एक आम बात थी कि जब कोई अंग्रेज किसी हिंदुस्तानी की कत्ल कर देता तो अंग्रेजों के जूरी उसको बरी कर देते। यह बात सबको खटकती थी। रेलगाड़ियों में यूरोपियनों के लिए डिब्बे रिजर्व रहते थे और गाड़ी में चाहे कितनी भी भीड़ हो, और ज़बरदस्त भीड़ रहा भी करती थी, कोई हिंदुस्तानी उनमें सफ़र नहीं कर सकता था, भले ही वे खाली पड़े रहें। जो डिब्बे रिजर्व नहीं होते थे, उन पर भी अंग्रेज लोग अपना कब्जा जमा लेते थे और किसी हिंदुस्तानी को घुसने नहीं देते थे। सार्वजनिक बगीचों और दूसरी जगहों में भी बेंचें और कुर्सियां रिजर्व रखी जाती थी। विदेशी हाकिमों के इस बर्ताव को देखकर मुझे बड़ा रंज होता, और जब कभी कोई हिंदुस्तानी उलट कर वार कर देता तो मुझे बड़ी खुशी होती। कभी कभी मेरे चचेरे भाइयों में से कोई या उनके कोई दोस्त खुद भी ऐसे झगड़ों में उलझ जाते, तब हम लोगों में बड़ा जोश फैल जाता। हमारे परिवार में मेरे चचेरे भाई बड़े दबंग थे। उन्हें अक्सर अंग्रेजों से और ज़्यादातर यूरेशियनों से झगड़ा मोल लेने का बड़ा शौक था। यूरेशियन तो अपने को शासक की जाति का बताने के लिए अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों से भी ज़्यादा बुरी तरह पेश आते थे। ऐसे झगड़े खासकर रेल के सफ़र में हुआ करते थे। हालांकि देश में विदेशी शासकों का रहना और उसका रंग ढंग मुझे नागवार मालूम होने लगा था, तो भी जहाँ तक मुझे याद है, किसी अंग्रेज के लिए मेरे दिल में कोई बुरा भाव नहीं था। मेरी अध्यापिकाएं अंग्रेज थीं और कभी कभी मैं देखता था कि कुछ अंग्रेज भी पिताजी से मिलने के लिए आया करते थे। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि अपने दिल में तो मैं अंग्रेजों की इज्जत ही करता था। शाम को रोज कई मित्र पिताजी से मिलने आया करते थे। पिताजी आराम से पड़ जाते और उनके बीच दिन भर की थकान मिटाते। उनकी ज़बरदस्त हंसी से सारा घर भर जाता था। इलाहाबाद में उनकी हंसी एक मशहूर बात पर हो गई थी। कभी कभी मैं पर्दे की ओर से उनकी और उनके दोस्तों की ओर झांकता और यह जानने की कोशिश करता कि ये लोग इकट्ठे होकर आपस में क्या क्या बातें किया करते हैं। मगर जब कभी ऐसा करते हुए मैं पकड़ा जाता तो खींच कर बाहर लाया जाता और सहमा हुआ कुछ देर तक पिताजी की गोदी में बैठाया जाता। एक बार मैंने उन्हें क्लेरेट या कोई दूसरी लाल शराब पीते हुए देखा। विस्की को मैं जानता था, अक्सर पिताजी को और उनके मित्रों को पीते देखा था, मगर इस नई लाल चीज को देखकर मैं सहम गया और माँ के पास दौड़ा गया और कहा कि माँ माँ देखो तो पिताजी खून पी रहे हैं। मैं पिताजी की बहुत इज्जत करता था। मैं उन्हें बल, साहस और होशियारी की मूर्ति समझता था और दूसरों के मुकाबले इन बातों में बहुत ही ऊंचा और बढ़ा चढ़ा पाता था। मैं अपने दिल में मंसूबे बांधा करता था कि बड़ा होकर पिताजी की तरह होऊंगा। पर जहाँ मैं उनकी इज्जत करता था और उन्हें बहुत ही चाहता था, वहाँ मैं उनसे डरता भी बहुत था। नौकरों चाकरों पर और दूसरों पर बिगड़ते हुए मैंने उन्हें देखा था। उस समय वह बड़े भयंकर मालूम होते थे और मैं मारे डर के कांपने लगता था। नौकरों के साथ उनका जो यह बर्ताव होता था, उससे मेरे मन में उन पर कभी कभी गुस्सा आ जाया करता। उनका स्वभाव दरअसल भयंकर था और उनकी उम्र के ढलते दिनों में भी उनका सा गुस्सा मुझे किसी दूसरे में देखने को नहीं मिला। लेकिन खुशकिस्मती से उनमें हंसी मजाक का मद्दा भी बड़े जोर का था और वह इरादे के बड़े पक्के थे। इससे आम तौर पर अपने आप को जब्त रख सकते थे। ज्यों-ज्यों उनकी उम्र बढ़ती गई, उनकी संयम शक्ति बढ़ती गई और फिर शायद ही कभी वह ऐसा भीषण स्वरूप धारण करते थे। उनकी तेज मिजाजी की एक घटना मुझे याद है, क्योंकि बचपन ही में मैं उनका शिकार हो गया था। कोई 5-6 वर्ष की मेरी उम्र रही होगी। एक रोज मैंने पिताजी की मेज पर 2 फाउंटेन पेन पड़े देखे। मेरा जी ललचाया। मैंने दिल में कहा, पिताजी एक साथ 2 पेनों का क्या करेंगे? एक मैंने अपनी जेब में डाल लिया। बाद में बड़े जोड़ों की तलाश हुई कि पेन कहाँ चला गया।
तब तो मैं घबराया, मगर मैंने बताया नहीं। पेन मिल गया और मैं गुनाहगार करार दिया गया। पिताजी बहुत नाराज हुए और मेरी खूब मरम्मत की। मैं दर्द व अपमान से अपना सा मुँह लिए माँ की गोद में दौड़ा गया और कई दिन तक मेरे दर्द करते हुए छोटे से बदन पर क्रीम और मरहम लगाए गए। लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि इस सज़ा के कारण पिताजी को मैंने कोसा हो। मैं समझता हूँ मेरे दिल ने यही कहा होगा कि सज़ा तो मुझे वाजिब ही मिली है, मगर थी ज़रूरत से ज़्यादा। लेकिन पिताजी के लिए मेरे दिल में वैसी ही इज्जत और मोहब्बत बनी रही। हाँ, अब एक डर और उसमें शामिल हो गया था, मगर माँ के बारे में ऐसा न था। उससे मैं बिल्कुल नहीं डरता था, क्योंकि मैं जानता था कि वह मेरे सब किए धरे को माफ़ कर देगी और उसके इस ज़्यादा और बेहद प्रेम के कारण मैं उस पर थोड़ा बहुत हावी होने की भी कोशिश करता था। पिताजी की बनिस्बत मैं माँ को ज़्यादा पहचान सका था और वह मुझे पिताजी से अपने ज़्यादा नज़दीक मालूम होती थी। मैं जितने भरोसे के साथ माताजी से अपनी बात कह सकता था, उतने भरोसे के साथ पिताजी से कहने का स्वप्न में भी ख्याल नहीं कर सकता था। वह सुडौल कद में छोटी और नाटी थी और मैं जल्द ही करीब-करीब उनके बराबर ऊँचा हो गया था और अपने को उनके बराबर समझने लगा था। वह बहुत सुंदर थी। उनका सुंदर चेहरा और छोटे-छोटे खूबसूरत हाथ-पाँव मुझे बहुत भाते थे। मेरी माँ के पूर्वज कोई 2 पुश्त पहले ही कश्मीर से नीचे मैदान में आए थे। एक और शख्स थे, जिन पर लड़कपन में मैं भरोसा करता था। वह थे पिताजी के मुंशी मुबारक अली। वह बदायूं के रहने वाले थे और उनके घर के लोग खुशहाल थे, मगर 1857 के गदर ने उनके कुनबे को बर्बाद कर दिया और अंग्रेजी फौज ने उसको एक हद तक जड़ मूल से उखाड़ फेंका था। इस मुसीबत ने उन्हें हरेक के प्रति और खासकर बच्चों के प्रति बहुत नम्र और सहनशील बना दिया था। जब कभी मैं किसी बात से दुखी होता था या तकलीफ महसूस करता, तो सांत्वना के निश्चित आधार थे। उनके बढ़िया सफ़ेद दाढ़ी थी और मेरी नौजवान आँखों को वह बहुत पुराने और प्राचीन जानकारी के खजाने मालूम होते थे। मैं उनके पास लेटे-लेटे घंटों अलिफ लैला की और दूसरी किस्से कहानियाँ या 1857 और 1858 की गदर की बातें सुना करता। बहुत दिन बाद मेरे बड़े होने पर मुंशी जी मर गए। उनकी प्यारी सुखद स्मृति अब भी मेरे मन में बसी हुई है। हिंदू पुराणों और रामायण महाभारत की कथाएं तो मैं सुना करता था। मेरी माँ और चाचियाँ सुनाया करती थीं। मेरी एक चाची पंडित नंदलाल जी की विधवा पत्नी पुराने हिंदू ग्रंथों की बहुत जानकारी रखती थी। उनके पास इन कहानियों का तो मानो खजाना ही भरा था। इस कारण हिंदू पौराणिक कथाओं और गाथाओं की मुझे काफ़ी जानकारी हो गई थी। धर्म के मामले में मेरे ख्यालात बहुत धुंधले थे। मुझे वह स्त्रियों से संबंध रखने वाला विषय मालूम होता था। पिताजी और बड़े चचेरे भाई धर्म की बात को हंसी में उड़ा दिया करते थे और इसको कोई महत्व नहीं देते थे। हाँ, हमारे घर की औरतें अलबत्ता पूजा पाठ और व्रत त्योहार किया करती थीं। हालांकि मैं इस मामले में घर के बड़े बूढ़े आदमियों की देखा देखी उनकी अवहेलना किया करता था। फिर भी कहना होगा कि मुझे उनमें एक लुत्फ़ आता था। कभी-कभी मैं अपनी माँ या चाची के साथ गंगा नहाने जाया करता था और कभी इलाहाबाद या काशी या दूसरी जगह के मंदिरों में भी या किसी नामी और बड़े साधु सन्यासी के दर्शन के लिए भी जाया करता। मगर इन सब का बहुत कम असर मेरे दिल पर हुआ। फिर त्योहार के दिन आते थे, होली, जबकि सारे शहर में रंगरेलियों की धूम मच जाती थी और हम लोग एक दूसरे पर रंग की पिचकारियाँ चलाते थे। दिवाली रोशनी का त्योहार होता, जबकि सब घरों पर धीमी रोशनी वाले मिट्टी के हजारों दिए जलाए जाते। जन्माष्टमी, जिसमें जेल में जन्मे श्री कृष्ण की आधी रात को वर्षगांठ मनाई जाती, लेकिन उस समय तक जागते रहना हमारे लिए बड़ा मुसीबत होता था। दशहरा और रामलीला, जिसमें स्वांग और जुलूसों के द्वारा रामचंद्र और लंका विजय की पूरी कहानी की नकल की जाती थी और जिन्हें देखने के लिए लोगों की बड़ी भारी भीड़ इकट्ठा होती थी। सब बच्चे मुहर्रम का जुलूस भी देखने जाते थे, जिसमें रेशमी अलम होते थे और सुदूर अरब में हसन और हुसैन के साथ हुई घटनाओं की यादगार में शोकपूर्ण मरसिए गाए जाते थे। दोनों ईद पर मुंशी जी बढ़िया कपड़े पहनकर बड़ी मस्जिद में नमाज के लिए जाते और मैं उनके घर जाकर मीठी सेवइयाँ और दूसरी बढ़िया चीज़ें खाया करता। इनके सिवा रक्षाबंधन, भैया दूज वगैरह छोटे त्योहार भी हम लोग मनाते थे। कश्मीरियों के कुछ खास त्योहार भी होते हैं, जिन्हें उत्तर में बहुतेरे दूसरे हिंदू नहीं मनाते।
इनमें सबसे बड़ा नौरोज यानी वर्ष प्रतिपदा का त्योहार है। इस दिन हम लोग नए कपड़े पहनकर बन ठन कर निकलते और घर के बड़े लड़के लड़कियों को हाथ खर्च के तौर पर कुछ पैसे मिला करते थे। मगर इन तमाम उत्सवों में मुझे एक सालाना जलसे में ज़्यादा दिलचस्पी रहती, जिसका खास मुझी से ताल्लुक था, यानी मेरी वर्षगांठ का उत्सव। इस दिन मैं बड़े उत्साह और रंग में रहता था। सुबह ही एक बड़ी तराजू में मैं गेहूं और दूसरी चीज़ों के थैलों से तौला जाता और फिर वे चीज़ें गरीबों को बांट दी जाती और बाद को नए नए कपड़ों से सजा धजा कर मुझे भेंट और तोहफे नज़र किए जाते। फिर शाम को दावत दी जाती। उस दिन का मानो मैं राजा ही हो जाता। मगर मुझे इस बात का बड़ा दुख होता था कि वर्षगांठ साल में एक बार ही क्यों आती है, और मैंने इस बात का आंदोलन सा खड़ा करने की कोशिश की कि वर्षगांठ के मौके बरस में एक बार ही क्यों और अधिक क्यों न आया करें। उस वक्त मुझे क्या पता था कि एक समय ऐसा भी आएगा जब ये वर्षगांठें हमको अपने बुढ़ापे के आने की दुखदाई याद दिलाया करेंगी। कभी कभी हम घर के लोग अपने किसी भाई या किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त की शादी में बारात भी जाया करते। सफ़र में बड़ी धूम रहती। शादी के उत्सवों में हम बच्चों की तमाम पाबंदियां ढीली हो जाती थी और हम आज़ादी से आ जा सकते थे। शादी खाने में कई कुटुंबों के लोग आकर रहते थे और उनमें बहुतेरे लड़के और लड़कियां भी होती थीं। ऐसे मौक़ों पर मुझे अकेलेपन की शिकायत नहीं रहती थी और जी भरकर खेलने कूदने और शरारत करने का मौका मिल जाता था। हाँ, कभी-कभी बड़े बूढ़ों की डांट फटकार भी ज़रूर पड़ जाती थी। हिंदुस्तान में क्या गरीब और क्या अमीर, सब जिस तरह शादियों में धूमधाम और फिजूल खर्ची करते हैं, उनकी हर तरफ बुराई ही की जाती है और वह ठीक भी है। फिजूल खर्ची के अलावा उसमें बड़े भद्दे ढंग के प्रदर्शन भी होते हैं, जिसमें न कोई सुंदरता होती है न कला। कहना न होगा कि इसमें अपवाद भी होते हैं। इन सब के असली गुनाहगार हैं मध्यम वर्ग के लोग। गरीब भी कर्ज लेकर फजूल खर्ची करते हैं, मगर यह कहना बिल्कुल बेमानी है कि उनकी दरिद्रता उनकी इन सामाजिक कुप्रथाओं के कारण है। अक्सर यह भुला दिया जाता है कि गरीब लोगों की ज़िंदगी बड़ी उदास, नीरस और एक ढर्रे की होती है। जब कभी कोई शादी का जलसा होता है तो उनमें उन्हें अच्छा खाने पीने और गाने बजाने का कुछ मौका मिल जाता है, जो कि उनकी मेहनत मशक्क़त के रेगिस्तान में झरने के समान होता है। रोज़मर्रा के जी उबा देने वाले कामकाज और जीवन क्रम से हटकर कुछ आराम और आनंद की छटा दिख जाती है, और जिनको हंसने खेलने के इतने कम मौके मिलते हैं, उनको कौन ऐसा निष्ठुर बेपीर होगा जो इतना भी आनंद, आराम और तसल्ली न मिलने देना चाहेगा। हाँ, फिजूल खर्ची को आप शौक से बंद कर दीजिए, और उनकी शाह खर्ची भी। कैसे बड़े और बेमानी लफ्ज़ हैं ये जो उन थोड़े से प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसे गरीब लोग अपनी गरीबी में भी दिखाते हैं। कम कर दीजिए, लेकिन मेहरबानी करके उनके जीवन को ज़्यादा उदास और हंसी खुशी से खाली मत बनाइए। यही बात मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए भी है। फिजूल खर्ची को छोड़ दें तो ये शादियाँ एक तरह के सामाजिक सम्मेलन ही हैं, जहाँ की दूर के रिश्तेदार और पुराने साथी व दोस्त बहुत दिनों के बाद मिल जाते हैं। हमारा देश बड़ा लंबा चौड़ा है। यहाँ अपने संगी साथियों व दोस्तों से मिलना आसान नहीं है। सबका साथ और एक जगह मिलना तो और भी मुश्किल है। इसीलिए यहाँ शादी के जलसों को लोग इतना चाहते हैं। एक और चीज़ इसके मुकाबले की है, और कुछ बातों में तो और सामाजिक सम्मेलन की दृष्टि से भी वह उससे आगे निकल गई है। वह है राजनीतिक सम्मेलन, अर्थात प्रांतीय परिषदें या कांग्रेस की बैठकें। और लोगों की बनिस्बत खासकर उत्तर भारत में कश्मीरियों को एक खास सुविधा है। उनमें पर्दे का रिवाज कभी नहीं रहा है। मैदान में आने पर वहाँ के रिवाजों के मुताबिक दूसरों से और गैर कश्मीरियों से जहाँ तक ताल्लुक़ है, उन्होंने इस रिवाज को एक हद तक अपना लिया है। उत्तर में जहाँ की कश्मीरी अधिक बसते हैं, उन दिनों यह सामाजिक उच्चता का एक चिन्ह समझा जाता रहा था, मगर अपने आपस में उन्होंने स्त्री और पुरुष के सामाजिक जीवन को वैसा ही आज़ाद रखा है। कोई भी कश्मीरी किसी भी कश्मीरी के घर में आज़ादी से आ जा सकता है। कश्मीरियों की दावतों और उत्सवों में स्त्री पुरुष आपस में एक दूसरे के साथ मिलते जुलते और बैठते हैं। हाँ, अक्सर स्त्रियां अपना एक झुंड बनाकर बैठती हैं। लड़के लड़कियां बहुत कुछ बराबर की हैसियत से मिलते जुलते हैं।
लेकिन यह तो कहना ही पड़ेगा कि आधुनिक पश्चिम की तरह की आज़ादी उन्हें नहीं थी। इस तरह मेरा बचपन गुजरा। कभी-कभी, जैसा कि बड़े कुटुंबों में हुआ ही करता है, हमारे कुटुंब में भी झगड़े हो जाया करते थे। जब वे बढ़ जाते तो पिताजी के कानों तक पहुँचते। तब वह नाराज़ होते और कहते कि ये सब औरतों की बेवकूफ़ी के नतीजे हैं। मैं यह तो नहीं समझ पाता था कि दरअसल क्या घटना हुई है, मगर मैं इतना ज़रूर समझता था कि कोई बुरी बात हुई है, क्योंकि लोग एक दूसरे से रुष्ट होकर बोलते थे या दूर-दूर रहने की कोशिश करते थे। ऐसी हालत में मैं बड़ा दुखी हो जाता। पिताजी जब कभी बीच में पड़ते तो हम लोगों के देवता कुछ कर जाते थे। उन दिनों की एक छोटी-सी घटना मुझे अभी तक याद है। 6-7 वर्ष का रहा होऊँगा। मैं रोज़ घुड़सवारी के लिए जाया करता था। मेरे साथ घुड़सेना का एक सवार रहता था। एक रोज़ शाम को मैं घोड़े से गिर पड़ा और मेरा टट्टू, जो अरबी नस्ल का था, एक अच्छा जानवर था, खाली घर लौट आया। पिताजी टेनिस खेल रहे थे। काफ़ी घबराहट और हलचल मच गई और वहाँ जितने लोग थे सब के सब जो भी सवारी मिली उसे लेकर मेरी तलाश में दौड़ पड़े। पिताजी उन सब के अगुआ बने हुए थे। वह रास्ते में मुझे मिले और मेरा इस तरह स्वागत किया मानो मैंने कोई बड़ी बहादुरी का काम किया हो।